द हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 की माने तो इस साल लगभग 4,300 HNWI इंडिया छोड़कर कहीं और शिफ्ट होंगे। और तुम सोच रहे होंगे कि तो इसमें दिक्कत क्या है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। पर फिर शायद तुम्हें HNWI की फुल फॉर्म नहीं पता। तो HNWI की फुल फॉर्म है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। और अब तो शायद मुझे बताने की भी जरूरत कि इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर भी बता देता हूँ। इकोनॉमिक इम्पैक्ट जैसे लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू, ब्रेन ड्रेन, इन्वेस्टमेंट ड्रेन जैसे इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो देश पर पड़ेंगे ही, पर इससे सोशल इम्पैक्ट भी होगा। तो जो हमारा परिवार का एक ढांचा है ना, वो चरमरा जाएगा। और चैरिटी का ढांचा भी चरमरा जाएगा। कैसे देश पर ये सारे इम्पैक्ट होंगे जो हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। इस साल 6,500 में लोग देश साल करीब 4300 करोड़पति भारत 300 मिलियन मिलेनियर 2024 में भारत लेकिन को पिछले छोड़ कुछ देंगे। सालों में न सिर्फ प्रत्यक्ष निवेश में गिरावट आई है, बल्कि अब करोड़पति भारतीय भी देश छोड़कर जाने लगे हैं। मिलियनर्स के भारत छोड़ने से वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, पर मेजरली वो दो तरह की प्रॉब्लम या इम्पैक्ट होंगे, एक तो इकोनॉमिकल और दूसरा सोशल इम्पैक्ट। अगर मिलियनर इंडिया छोड़कर चले जाते हैं तो वो अपने साथ पैसे भी ले जाते हैं जो इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट होते हैं, पर अब किसी और देश की इकोनॉमी में इन्वेस्ट हो गए हैं। और ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती। जैसे अगर किसी भी मिलियनर को किसी भी देश में गोल्डन वीजा चाहिए तो कई मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, फिर जाकर कहीं गोल्डन वीज़ा मिलता है। अब इससे जो जॉब इंडिया में क्रिएट होनी चाहिए थी, वो कहीं और ही क्रिएट हो गई। इससे फ़ॉरेन एक्सचेंज पे भी बुरा असर पड़ता है। अगर मिलियनेयर यानी वो लोग जो गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा टैक्स दे सकते थे, वो ही देश से बाहर चले जाएँगे तो गवर्नमेंट की इनकम कम हो जाएगी। फिर पब्लिक सर्विस जो पहले से ही ख़ासा अच्छी नहीं है, वो और ख़राब हो जाएगी। और जो अभी देश में इंफ्रा चल रहा है, इतना डेवलपमेंट हो रही है, वो भी रुक सकती है। ज़्यादातर लोग जो माइग्रेट करते हैं, वो अकेले किसी और कंट्री में जाते हैं। तो वो माँ-बाप जो अब बूढ़े हो चुके हैं और उन्हें अपने बच्चों की ज़रूरत है, अब वो बच्चे उनके पास नहीं है। तो जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें अपने माँ-बाप की सेवा करनी चाहिए, तो धीरे-धीरे करके ये कल्चर ख़त्म हो जाएगा और इससे फैमिली डायनामिक्स पर भी असर पड़ेगा। ऑब्वियसली लोगों की लाइफ सैटिस्फैक्शन कम होगी इससे, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी परखर की, जिसमें वो बता रहा था कि उसने एक रेडिट में पोस्ट पड़ी थी कि कौन से लोग एडवाइस करो 20s वालों को कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें एक ही था, सबने ये बात मानी थी कि उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए था। यही सबका मेनली सबसे बड़ा रिग्रेट होता है, फैमिली के साथ टाइम ना बिता पाना। तो इससे लोगों के लाइफ सैटिस्फैक्शन कम होगा। और जब वो लोग देश से चले जाएँगे, जो अपनी स्किल्स और टैलेंट के बेस पर इतना पैसा कमा चुके थे, तो एक स्पेस खाली हो जाएगा, जिसे हम इतनी आसानी से नहीं भर सकते हैं। और ये अब ट्रेंड बन चुका है, मतलब जिसे ज़रूरत नहीं है कई बार तो वो भी विदेश चला जाता है। तो इससे एक दिक्कत और भी होगी कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। कैसे, मैं बताता हूँ। क्योंकि वहाँ के लोग सोचेंगे जब इस देश के लोग खुद ही अपने देश में नहीं रहना चाहते, तो यहाँ इन्वेस्ट करना ठीक नहीं होगा। इस साल लगभग 1,28,000 मिलियनियर्स अराउंड द वर्ल्ड माइग्रेट करेंगे, जो कि पिछले साल से ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पिछले साल भी 1,20,000 मिलियनियर अपना देश छोड़कर गए थे। अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया तो 3 में है मिलियनियर माइग्रेशन में, पर इंडिया की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। पर एक सेकंड, यूके और चाइना में तो बहुत ज़्यादा मिलियनियर देश छोड़कर जा रहे हैं, तो इंडिया को टेंशन क्यों लेनी चाहिए? तो उसके लिए तुम्हें ये लिस्ट देखनी पड़ेगी। चाइना नंबर 2 पर है विद एक सेकंड यार, कितने हीरो हैं? कहाँ सैकड़ा 61,90,000 के साथ। और यूके नंबर 4 पर है विद 28,49,000 के साथ। पर अगर तुम इसमें इंडिया की बात करो तो इंडिया टॉप 10 में भी नहीं है। इस लिस्ट में तुम्हें इंडिया सीधा 15वें नंबर पर मिलेगा 79,600 मिलियनर्स के साथ। क्या समझ में नहीं आया? नहीं से कितना हिंदी गिनती है? चलो यार इंग्लिश में बता देता हूँ। 79,600 मिलियनर्स के साथ। तो कंपैरेटिवली इंडिया को ज़्यादा नुकसान होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंडिया के पास पहले से ही बहुत कम मिलियनर हैं, मैं भी नहीं हूँ, तो इसलिए हमें इस पर फोकस करने की ज़रूरत है।
और ये जो ग्लोबल ट्रेंड है ना रिच माइग्रेशन का, इसका फायदा कौन कौन सी कंट्री उठा रही है, उनकी स्टडी करने से हमें ये पता चलेगा कि हम अपने मिलियनर्स को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे वो उन कंट्री के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं और वहाँ अपना घर बना रहे हैं। तो अगर मिलियनियर माइग्रेट कर रहे हैं, बिलियनियर माइग्रेट कर रहे हैं, तो इससे फर्क क्या पड़ता है बेसिकली अगर कोई बोले तो। अगर मेरे को बिल्कुल सिंपल भाषा में उसे समझाना तो मैं ये कहूँगा कि तुम अपने एरिया में ही जाना और देखना, एक रिच एरिया, एक पुअर एरिया, मतलब जहाँ अमीर लोग रहते हैं और दूसरा जहाँ गरीब लोग रहते हैं, तो तुम एक डिस्पैरिटी देखोगे दोनों लैंड्स में, जबकि होंगे वो बगल में। थर्ड प्लेस पर है सिंगापुर। सिंगापुर इस लिस्ट में इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने इंफ्रा, एडुकेशन पर और पॉलिसी पे बहुत काम करा है जो मिलियनर्स को अट्रैक्ट करें। और उनका तुम देखोगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत ही सही, हाँ ये ऐसे ही बता दिया। पर अगर तुम सिंगापुर की हिस्ट्री खोल के देखोगे तो तुम पाओगे कि यार जब सिंगापुर बना था ना, वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी स्लम ही था सिर्फ, पर विदाउट एनी नेचुरल रिसोर्स वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, इसकी बात फिर कभी करेंगे। और सेकंड प्लेस पर है यूएसए। यूएसए जहाँ 3,800 मिलियनर्स दूसरे देशों से आएंगे। और ये थोड़ा सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि यूएसए पहले से ही इतना ज़्यादा मिलियनर को लेके बैठा है कि वो वर्ल्ड नंबर 1 पर है विद 24,48,000 एंड स्टिल काउंटिंग। फिर भी यूएसए मिलियनर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता रहता है क्योंकि यूएसए जानता है इकोनॉमी पर जिसका राज होगा दुनिया पर उसका राज होगा। फर्स्ट नंबर पे है यूएई जो अब 6,700 मिलियनर्स का घर बनेगा जो अपना देश छोड़कर आया। और बहुत सारे इंडियन मिलियनर की भी यूएई पहली पसंद होती है। और सवाल है कि अब ये जो माइग्रेशन वगैरह सब हो रहा है इस पर कई लोगों का मानना होगा कि ये सब मिलीनियर्स की गलती है, तो क्या हुआ देश में अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो। लेकिन अगर सब ऐसे ही देश छोड़कर जाते रहे तो उससे देश की प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी नहीं, बस हम उस प्रॉब्लम से डर के भाग जाएंगे। तो उन्हें मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो सपोज करो तुम्हारे यहाँ पर 2 कैफ़े हैं, पर दिक्कत वाली बात यह है कि उनमें से एक कैफ़े तुम्हारी सिटी में है और दूसरा कैफ़े तुम्हारी सिटी में नहीं है, बल्कि वो तुम्हारी बगल वाली सिटी में। तो तुम सीधा जाते हो अपनी सिटी वाले कैफ़े ए में और जाकर ऑर्डर करते हो कॉफ़ी, और तुम्हें कॉफ़ी तो पसंद आती नहीं है और साथ ही में उनकी सर्विस भी पसंद नहीं आती, और वो लोग तुम्हें सीधा 1,000 रुपये का बिल थमा देते हैं और तुम्हें अब ये बिल भरना ही पड़ेगा। अगर तुमने ये बिल नहीं भरा तो तुम एक चोर हो, और चोर तो जेल में ही रहता है, तो तुम्हें भी जेल में ही रहना पड़ेगा। अब तुम इस डर से बिल भर देते हो पर तुम्हें बुरा बहुत लगता है। अब तुम डिसाइड करते हो कि कैफे ए में ना जाके मैं सीधा कैफे बी में जाऊंगा, और तुम जाते हो और तुम्हें वहाँ की कॉफ़ी भी पसंद आती है, वहाँ की सर्विस भी पसंद आती है, और तुम्हारा बिल सिर्फ आता है 100 रुपये। अब तुम ही बताओ तुम कौन से कैफे जाना पसंद करोगे। और हाँ, सोच कर जवाब देना, क्योंकि अगर तुम अपनी सिटी के बाहर जाकर कॉफ़ी पीते हो तो तुम अपनी सिटी का नुकसान कर रहे हो और फिर तुम एक अच्छे सिटीजन नहीं। तुमने क्या चूज किया है? खैर, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है, वो तो तुम्हें ही पता है तुम क्या करते हैं। तो इस स्टोरी में जो कैफ़े ए है वो इंडिया है, जो कॉफ़ी है वो गवर्नमेंट की सर्विस है, और जो उसका बिल है वो गवर्नमेंट का टैक्स है। टैक्स जो मिलियनर बिलियनर पर 30 से 35% लगता है। और हाँ, वो सर्विस जो मैंने तुम्हें बताई थी वो हो ना हो एक बराबर ही है, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके एक बार बोलना कि मैं टैक्स पेयर हूँ, क्या असर पड़ेगा? जवाब है कुछ भी नहीं। अगर तुम यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में देखो तो वहाँ के टैक्स पेयर को अच्छी सर्विस मिलती है और एक तरह से उनका सोसाइटी में रेपुटेशन भी होती है, जबकि इंडिया में तुम्हें टैक्स देने वाले कोई चोर समझते हैं। और इसलिए ये लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया था, टैक्स लाइक यूरोप, सर्विस लाइक युगांडा। पर अगर बात करें तो टैक्स सिर्फ एक लौता रीजन नहीं है। हाँ, टैक्स वन ऑफ द रीजन है। जैसे एक रीजन है बिजनेस अपॉर्चुनिटी देश में कितनी है। अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी काफ़ी सारे रीजन्स पर डिपेंड करती है, जैसे इंफ्रा कैसा है, क्योंकि अगर कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाएगी तो कंपनी कैसे अपना प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में पहुंचाएगी, या अगर उस कंपनी के प्रोडक्ट की लोकल कंजप्शन है तो उस मार्केट तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचाएगी। इसलिए कंपनियां इंफ्रा पर भी बहुत गौर करती है। पॉलिटिकल सिस्टम उस देश का कैसा है ये भी बहुत असर डालता है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल सिस्टम बिजनेस फ्रेंडली नहीं है, यानी वो रूल एंड रेगुलेशन बिजनेस फ्रेंडली नहीं बना रहा है, तो मिलियनर्स अक्सर माइग्रेट कर जाते हैं ऐसे देश में जहाँ रूल एंड रेगुलेशन उनके
प्रति सही। और अगर हम बात करें टॉप माइग्रेशन जहाँ हो रहा है यूएई वर्सेस इंडिया की, तो दोनों का पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अलग है। जहाँ इंडिया में मल्टीपल पार्टी सिस्टम है, वहाँ यूएई में सिर्फ एक फैमिली रूल करती है। तो इसलिए यूएई में ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, क्योंकि वहाँ कोई इलेक्शन नहीं होंगे और वहाँ सिविल राइट भी बहुत लिमिटेड है, इसलिए वहाँ कोई प्रोटेस्ट वगैरह तो होते नहीं है, जिससे रीजन में अनस्टेबिलिटी नहीं आती। जैसे अगर तुमने देखा होगा पद्मावत मूवी में कि अलाउद्दीन जैसे घेराबंदी कर देता है, वैसे प्रोटेस्टर क्या करते हैं, आम लोगों का थोड़ा रास्ता बंद करते हैं ताकि सरकार पर ज़्यादा दबाव बने और वो जल्दी उनकी मांगें पूरी करें। पर यूएई में ये सब नहीं हो। पर हाँ, ये मैं किसी पॉलिटिकल उसमें नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, अपोजिशन का तो नामो निशान नहीं है। यूएई कोई भी रेगुलेशन इंडिया से बहुत जल्दी ला सकता है, क्योंकि इंडिया में तो पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे हर चीज़ के दो पहलू होते हैं और हर चीज़ का फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। वैसे ही डिक्टेटरशिप के भी फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। जैसे एक बार चाइना में क्या हुआ था कि उन्होंने गोरैया मार अभियान चलाया था, मतलब उनका नाम कुछ और होगा, नाम मेरे को याद नहीं है। पर उसमें क्या करा, टॉप के जो बैठे थे उस टाइम, तानाशाह माओ जेडंग, शायद नाम करेक्ट कर लेना अगर मैं गलत हूँ तो, उन्होंने क्या करा कि उन्हें लगा कि गोरैया तो कुछ फसल वगैरह खाती है शायद, इस वजह से तो उन्होंने गोरैया को मारना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, उनका सामान आ गया। कैसे आया, क्योंकि जो कीड़े हो गए थे, जो कीट पतंगे थे, वो सब बहुत बढ़ गए थे और फिर उनको खाने वाली गोरैया तो बची नहीं थी, तो इसलिए वहाँ भुखमरी आ गई। तो ऐसे इसके फायदे भी हैं कि अगर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है तो कई बार रूल एंड रेगुलेशन फिल्टर हो जाते हैं, कि अच्छे रेगुलेशन आ जाते हैं और बुरे चले जाते हैं। यूएई में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जैसे इनकम टैक्स भी 0% है, कॉर्पोरेट टैक्स 9% है। वही इंडिया में मिलियनर्स को 30 से 35% टैक्स देना पड़ता है। यूएई जैसी कुछ और कंट्री, इंडिया जैसी कुछ कंट्रीज के साथ रेगुलेटरी आर्बिट्राज करती है। लाइक कंट्री के रूल एंड रेगुलेशन इतने सिंपल और इजी कर दो ताकि कोई कंट्री इजीली इस बैरियर को क्रॉस ही ना कर पाए। लाइफ स्टाइल फैक्टर, जो यूएई जैसे देश है वहाँ एज कम्पेयर टू इंडिया बहुत कम पॉपुलेशन है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हुआ यूएई के लिए। यूएई में हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया से बहुत अच्छा है और यूएई में लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वहाँ क्राइम बहुत कम होता है। और अगर हेल्थ केयर की बात करें तो पॉल्यूशन की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन से लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है। आज़ादी के इतने टाइम बाद भी भारत में कई जगह ऐसी हैं जहाँ साफ पानी नहीं है, और यहाँ तक कि कैपिटल दिल्ली में भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ साफ पानी नहीं आता। तो तुम्हारा वाटर पोल्यूशन की वजह से बागपत कैंसर कैपिटल बन गया है। ये सच में ये पानी पी रहे तुम गाँव वाले? हाँ यही पी रहे हम फिलहाल। अरे बाप रे, ये आता है हैंडपंप से? बस भाई ठीक है यार, हैंडपंप से जहर आ रहा है बेसिकली। बिल्कुल बेशक, बहुत ज्यादा है। और सड़कें बहुत ज़्यादा गंदी हैं। और अगर एशिया में कंपेयर करें तो सिंगापुर, चाइना, जापान, वहाँ की सड़कें बहुत ज़्यादा साफ होती हैं। और जो हमारे लिए यहाँ नॉर्म है वो बाहर के लोगों के लिए एक्सट्रीम है, क्योंकि उन्होंने अपने देश में तो बहुत ज़्यादा सफाई देखी होती है, और जब वो इंडिया में आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ की सफाई कैसी है, और जब वो अपने देश वापस जाते हैं तो बाकी लोगों को भी बताते हैं कि इंडिया में तो यार बहुत गंदगी है, और फिर ऐसे ओपिनियन बनते हैं जो कि ट्रू भी है। Всем привет, меня зовут Оля, и я с канала Moscow Streets. Сегодня мы будем спрашивать жителей Санкт-Петербурга, что они знают и думают про Индию. Прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал Moscow Streets, где мы снимаем уличные опросы и интервью с жителями России. Поехали! Слоны. Еще, может, что-нибудь есть? Карри. Грязные улицы. Да, мне тоже такая. Ну, наверное, разрух. Скорее. Бедность. Ну, бедность. Что-нибудь еще? Острая еда. Много животных на улицах. Индия. Что? Я вот так скажу. Люди очень хорошие, очень добрые. Я знаю, что я в Индию попал. Я знаю, что я там с голоду не умру. Мне последний кусок хлеба мне дадут в Индии. Просто я люблю телевизор там, ну, как это, Play, или как называется, не помню. Animal Play, да. Я смотрю канал, да. И я знаю, что я туда попаду,
Я знаю, что мне последний кусок хлеба в Индии отдадут. Что там очень добрые люди, очень добрые. Вот такая ассоциация. Очень добрые, хорошие люди. В России такого нету. ओवर एजुकेशन सिस्टम भी एक फैक्टर है, क्योंकि यहाँ के बंदे पीएचडी करके भी चपरासी के लिए अप्लाई करते हैं और ग्रेजुएशन की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। कई बार ग्रेजुएट स्टूडेंट को अपने कॉलेज का नाम भी नहीं पता होता। हाँ भाई, तेरी बात कर रहा हूँ जिसने माँ बाप को सपने दिखाए थे कि कॉलेज जाना तो टाइम वेस्ट है, कोरस्पोंडेंस से कर लेता हूँ। मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? और ये सभी एवरेज कॉलेजों के हाल हैं। बच्चों को कई बार ये भी नहीं पता होता कि उनके पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। इसलिए जो अच्छे कॉलेज होते हैं जैसे आईटीआई वगैरह, वहाँ कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाता है तो बच्चे इसीलिए विदेश चले जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए। पर विदेश मतलब क्या? यूएसए और कनाडा, हाँ वो तो हैं, पर इजराइल और जर्मनी जैसे छोटे छोटे देश भी स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। वो भी खासकर अब इनके टारगेट जो स्टूडेंट है वो है पीएचडी स्टूडेंट, क्योंकि पीएचडी स्टूडेंट नई नई रिसर्च पेपर्स निकालते हैं और उसी से रिलेटेड इन्होंने अपने यहाँ कुछ स्कीम्स ला रखी हैं कि अगर तुम इतने रिसर्च पेपर निकालोगे तो तुम्हें ये अमाउंट मिलेगी, प्लस हम तुम्हारा हॉस्टल फी भी भरेंगे, प्लस तुम्हारी ट्यूशन फी भी। तो उससे क्या होता है, स्टूडेंट वहाँ अट्रैक्ट होता है। और ये जैसे छोटे छोटे देश इतने रिसर्च पेपर निकाल देते हैं जितना इंडिया नहीं निकाल पाता, जबकि हमारी पॉपुलेशन है 150 करोड़ या समथिंग। अगर बात करें प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की, जो फैक्टर्स है इकोनॉमी, लाइफस्टाइल, रूल एंड रेगुलेशन, टैक्स बेनिफिट, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। पर जो अभी हो रहा है, जो अभी की कंडीशन है वो थोड़ा टेंशन देती है। ओवर एंड आउट।